जय हिंद साथियों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी अर्थात संविधान। देखिए, आज की हम फर्स्ट क्लास है हमारी और इस क्लास के माध्यम से हम आगे पूरे संविधान को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। आइए समझते हैं किस तरह से संविधान लिखा गया। संविधान, चलिए देखिए किस में पढ़ रहे हैं हम इसे, पॉलिटी। क्या स्टार्ट किया भाई आज? पॉलिटी। चलिए देखिए, सबसे पहले हम संविधान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है संविधान। देखिए, संविधान आप हिंदी पढ़े हो बहुत अच्छी तरह से। जब इसका संधि विच्छेद किया समदन विधान, देखिए इसका मतलब होता है सम मतलब समान, विधान का मतलब होता है कानून, अर्थात सभी के लिए क्या हो जाए, समान कानून, उसे ही क्या कहते हैं, संविधान। देखिए संविधान का मतलब होता है ऐसे नियम व उपनियमों की एक किताब जिसमें सभी के लिए कानून समान दिए गए हों, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, या वो किसी भी जिले में निवास करता है, उससे किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सभी की अनुमति या इन सभी का प्रावधान देता है हमें भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें कहा गया है कि भारत में जो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही हैं, जिसमें अगर हम पुरानी संस्कृति की बात करें तो वहां पर जो निचली कास्ट थी उनको इतनी महन या इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन संविधान में अगर देखा जाए तो वहां सभी समान हैं, सभी को बराबर अहमियत दी गई है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे वो कितना भी अमीर है, चाहे वो गरीब है। जब न्याय की बात आएगी तो सभी को न्याय समान दिया जाएगा। इसी को कहते हैं न्याय अर्थात कानून, जिसका हम नाम देते हैं संविधान अर्थात भारतीय संविधान। देखिए अगर हम भारतीय संविधान की बात करें प्रॉपरली तो भारतीय संविधान हमारा स्टार्ट होता है भाग 1 अर्थात अनुच्छेद 1 से। लेकिन इससे पहले संविधान कैसे बना, संविधान की विकास यात्रा किस तरह रही, क्यों हमें आवश्यकता पड़ी संविधान की, या संविधान कितने लोगों ने बनाया, क्या थी संविधान सभा, इन सभी चीजों का भी हम आगे वर्णन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मोटा मोटी तौर पर संविधान को जानेंगे कि एक्चुअल में संविधान क्या है। भाई कितने अनुच्छेद हैं, कितने क्या हैं, कुल मिला के कहने का मतलब है कि हम आपको पढ़ाएंगे भाग 1 से। भाग 1 से पहले हम टोटल 22 भागों को कंप्लीट करेंगे, फिर हम अनुसूचियां फिनिश करेंगे और फिर हम संविधान की विकास यात्रा में चलेंगे, जब हम बताएंगे आपको कि 1600 ईस्वी में किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, किस तरह से वो भारत आई और किस तरह से उसने अपने भारत में पैर फैला लिए और व्यापार की अनुमति जहांगीर से लेकर अपना व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे उसने मुगल सल्तनत अर्थात उस समय पर भारत में जो महत्वपूर्ण शक्ति थी वो मुगल साम्राज्य था, उसकी राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और किस तरह से उसके बाद ब्रिटेन से या लंदन से छोटे छोटे मिनी संविधान या जिन्हें हम चार्टर्ड या फिर भारत शासन अधिनियम कहते हैं, जो वहां से आते रहे। चार्टर्ड अधिनियम कंपनी के लिए आते थे शासन व्यवस्था के लिए, तथा भारत शासन अधिनियम भारत के लिए आए। अर्थात 1958 के बाद कंपनी के शासन को या कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया और प्रॉपरली भारत का जो जितना भी विस्तार क्षेत्र था उस सभी को
ब्रिटिश संसद ने अपने अधीन कर लिया गया। ये सारी चीजों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले क्या है कि हम सरल करने का प्रयास करेंगे ताकि चीजें आसानी से समझ में आए। पहले मोटा मोटी हम अनुच्छेद को देखेंगे, भाग देखेंगे। जब हमें ये चीजें समझने आने लग जाएंगी तो वो चीजें भी हमारे लिए आसान हो जाती। चलिए प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान। देखिए, अगर हम भारतीय संविधान के जनक की बात करें तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए, इनको जनक यूं ही नहीं कहा जाता भाई, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि आज हमारे समाज में कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व महान व्यक्ति हैं जो इनको कम पसंद करते हैं, किसी भी समाज के हो सकते हैं वो। देखिए, इनको वही लोग नहीं पसंद करते जिनके अंदर अभी जातिवाद है, जिनके अंदर ऐसी रूढ़ चीजें भरी हुई हैं उनके दिमाग में। अन्यथा की स्थिति में जब आप इनके बारे में पढ़ते हो तो मैं तो कह रहा हूं, अगर जिस व्यक्ति ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नहीं पढ़ा है वो संविधान पढ़ ही नहीं सकता। जब वो इनको पढ़ेगा तब पता चलेगी कि किस तरह से असंभव कार्य को एक सरल रूप में तथा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया भारत को, वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए भाई, टोटल संविधान में अगर हम बात करें तो संविधान में कुल भाग की संख्या है 22। वैसे ये एबीसी जोड़ जाड़ के लगभग 25 के समथिंग हो गए, परंतु आपको भाग की कुल संख्या कितनी लिखनी है? 22। चलिए नेक्स्ट देखिए, 22 भाग। अगली है कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो देखिए टोटल अनुच्छेद की संख्या है 395। हालांकि वर्तमान में यह अनुच्छेद 450 से भी प्लस हो गए हैं। क्या भाई अनुच्छेद बढ़ रहे हैं? जी नहीं, अनुच्छेद उतने ही हैं। और केशवानंद बनाम भारती केस 1973 में यह कह दिया गया है पहले से ही कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, परंतु उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अर्थात आप संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं उनमें ABCD करके आप क ख करके जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो चीजें उस समय नहीं थी आज अवेलेबल हैं तो उन चीजों को आप जोड़ सकते हैं। देखिए, संविधान 1945 से 50 के जो मध्य का समय था, उस समय जैसा भारत था वैसा लिखा गया था, लेकिन आज भारत बहुत ही तेज गति से तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसा बहुत पहले प्राचीन काल में विश्व गुरु कहे जाते थे, वैसी स्थिति धीरे धीरे आ रही है, आएगी भी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले लोग तो ये भी कहते थे कि कश्मीर नहीं आ पाएगा, लेकिन कश्मीर भी आ गया। भाई धीरे धीरे अक्साई चीन भी आएगा। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं ला पाएंगे, भाई जैसे कश्मीर में 370 धारा लगी हुई थी, लोगों को लगता था कि ये नहीं हटा पाएंगे। भाई ये उन्हीं लोगों को लगता था जो गांव वगैरह में नहीं रहे या उन्होंने इन चीजों की जानकारी नहीं है उनके अंदर। भाई गांव में तो आज भी ये स्थिति है कि अगर किसी दूसरे के जब अपने खेत को जोतते हैं तो 2 हर बढ़ाकर थोड़ी सी तो दूसरे वाले में भी घुस जाते हैं। भारत में ये स्थिति है, तो बताओ इतना बड़ा राज्य दे देंगे, भारत के लोग अपना कोई भी वस्तु किसी को नहीं दे सकते, तो बताओ इतनी जमीन कैसे दे देंगे। इसीलिए सब चीज होगी, धीरे धीरे सभी चीजें सामान्य हो जाएंगी पहले की तरह, और एक अखंड भारत फिर होगा नहीं, होना पड़ेगा। जो बाकी लोग हैं जो कभी अखंड भारत से टूटे थे उनको होना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि भाई गांव की भाषा में कहते हैं कि बाप बाप होता है, लड़के कितने भी अलग क्यों ना हो जाए, आखिरकार उनको वहां आके मिलना ही मिलना होता है। चलिए आगे हम बात करें
तो संविधान में कुल अनुसूची की संख्या है 12। देखिए 12 अनुसूची वे अनुसूचियां हैं जिनमें अर्थात बहुत ज्यादा संशोधन करने हैं, लगातार 10-20 संशोधन करने हैं, तो आर्टिकल में बहुत जगह जोड़ने पड़ेंगे। इसीलिए उन चीजों को कहां जोड़ दी जाती हैं, अनुसूचियों में जोड़ दी जाती। जैसे आप एक कोई भी बुक उठाते हैं, मान लीजिए आपने कोई मैथ की बुक आप कर रहे हैं, भाई मैथ की बुक पढ़ रहे हैं, समझिए आप कोई भी ले लो, RS अग्रवाल या कोई भी मैथ की बुक है, आप उसमें सबसे पहले एक विषय सूची देखते हो। भाई विषय सूची में चैप्टर का नाम लिखा होता है, तो वो चैप्टर क्या कह सकते हैं हम, वो भाग है। जैसे परसेंटेज का चैप्टर होता है, जैसे कि लाभ हानि चैप्टर है, जैसे कि समय कार्य है, जैसे कि त्रिकोणमिति है, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस है। इस तरह से कुछ चैप्टर के नाम लिखे होते हैं, हम कह सकते हैं वो चैप्टर क्या है, भाई संविधान का भाग है। इसमें ही कुछ भाई इसके पेज भी होते हैं, कुछ पेज होते हैं इसके, हर पेज का एक नंबर भी होता है, पेज नंबर 22, 32, 72, इस तरह से पेज नंबर होते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं अनुच्छेद। भाई पेज नंबर क्या है, एक अनुच्छेद है। तथा उन पेज के अंदर कुछ न कुछ सवाल लिखे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए एक परसेंटेज के चैप्टर पेज नंबर समझिए 300 पर लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन भी होंगे, एक पेज में 2, 3, 4, 5, 10 कुछ न कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे। वो कह सकते हैं हम संविधान के अंदर की चर्चा लिखी हुई है उसमें। ठीक है भाई, यही है संविधान। भाई नियम व उपनियम अर्थात कह सकते हैं कि सभी के लिए समान नियमों का, कानून का एक जो प्रबंध होता है, एक किताब होती है जिसे हम कहते हैं संविधान, और इस किताब का नाम है भारतीय संविधान। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में। चलिए इंडियन पॉलिटी में चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले से। पहला भाग है भाग 1, नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। नाम क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। देखिए इसमें टोटल अनुच्छेद की संख्या 1 से 4 आती है, अर्थात हम इसमें 1 से 4 अनुच्छेद पढ़ते हैं। कितने अनुच्छेद देखेंगे हम यहाँ पर, 1 से 4 अनुच्छेद। जब हम 1 से 4 अनुच्छेद समाप्त कर लेंगे तब हम कह सकते हैं कि हमने भाग 1 को समाप्त कर लिया, हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। फिर हम दूसरा भाग देखेंगे। भाई इस तरह से टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। जिस दिन 22 भाग फ्री कर लेंगे हम, तो उस दिन हम कह सकते हैं कि हमने लगभग 70% जो है संविधान को पढ़ लिया है। फिर हम संविधान की विकास यात्रा अर्थात चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम देखेंगे। उसके बाद हम अनुसूचियां देखेंगे और संविधान सभा के साथ हम पॉलिटी को अर्थात भारतीय संविधान को पूर्णतः कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यह क्लास आपके लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो SI दरोगा का हो, और चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल या केंद्र लेवल के एग्जाम का हो, SSC, UP पुलिस, MP पुलिस, राजस्थान पुलिस है, किसी भी एग्जाम के लिए आपको लेखपाल है, रेलवे है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लास। जिसके लिए देखिए हम एक तरह से YouTube पर हमारी ये पहली क्लास समझें आप, और हम एक्चुअल में YouTube पर पढ़ाना चाहते ही नहीं, हम कहीं भी नहीं पढ़ाना चाह रहे थे, परंतु परिस्थितियां ऐसी आई कि भाई चीजें करनी पड़ जाती हैं। और हमारा तो फिलहाल ये हाल है कि अब तो हमने इतनी गरीबी देख चुके हैं अब तक
कि अब तो जब किसी दिन गरीबी महसूस ना हो तो दुख होने लग जाता है। भाई ये कैसे संभव हो गया? इसीलिए हम चाहते हैं कि आप वीडियो को ध्यान से देखें और हम पूरा सिलेबस अर्थात पूरी इंडियन पॉलिटी एक बेहतरीन लेवल से यूट्यूब पर ही कराएंगे, जिसकी हमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो भारत में शिक्षा का कोई चार्ज था ही नहीं, ना अब था ना प्राचीन समय में था। भाई शिक्षकों को एक गुरु दक्षिणा के तौर पर दिया जाता था, जिसमें जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, आप सरकारी नौकरी पा लेंगे, वही हमारी दक्षिणा होगी। और हम चाहते हैं कि भाई आप बेहतरीन तैयारी करिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे ही पढ़िए, आपकी जहां इच्छा हो। भाई हमारे गुरु समान बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जो आज शिक्षा में इतनी तेज क्रांति लेकर आए हैं, जो बच्चों को बहुत कम फीस तक में पढ़ा रहे हैं, घर घर शिक्षा पहुंचाना चाह रहे हैं। सिर्फ हम तो उनका सहयोग कर रहे हैं, हम उनके एक आप उनकी फोटोकॉपी समझ सकते हैं। हम उनके बराबर तो जीवन में कभी हो ही नहीं सकते, और वो हमारे हमेशा गुरु समान हैं और गुरु समान ही रहेंगे। उनके विचारों की हम कद्र करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से शिक्षा में क्रांति लाई है, उस तरह से। अभी एक बच्चा कह रहा है कि भाई कौन है गुरु सर आपके? देखिए बेटा, किसी भी शिक्षक या किसी भी स्टूडेंट का कोई एक गुरु नहीं होता है। भाई जिस समय से बच्चा पढ़ने में रुचि रखता है, पढ़ने लायक होता है, लगभग 6 क्लास से ऊपर चीजों को समझता है, टीचरों को समझता है, तब से जब तक वो अपनी पढ़ाई जहां तक करना चाहता है वहां तक करता है, तो उसे कई ऐसे शिक्षक मिलते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। वो इसीलिए कि वो खुद बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हमारे गुरु की अगर चर्चा की जाए तो देखिए कई गुरु हैं हमारे तो, लेकिन इस जीएस में रुचि पैदा करने वाले तथा हम जिनसे पढ़ के इंस्पायर हुए हैं, भाई वो तो एक ही हैं। वो हमारे, उनकी जगह हमारे हमेशा से दिल में है, और हम सिर्फ उनकी जो क्रांति है शिक्षा में, उसमें सिर्फ सहयोग करना चाह रहे हैं। उनकी क्रांति जो शिक्षा में चल रही है, जो वो हर घर में शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ सके, बस उसी क्रांति का हम एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहते हैं। आइए समझते हैं संविधान किस तरह से। देखिए इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक। देखिए उससे पहले आप समझिए, देखिए जो भारत की सरकार है, या आप जिसे संसद कहते हो, देखिए यह संसद जो चलती है, सरकार चलती है, वो किससे चलती है भैया? तो वो संविधान द्वारा चलती है, जिसमें वो किसके आदेश किसके अनुसार चलते हैं? अनुच्छेदों के अनुसार। भाई किसके अनुसार चलते हैं वो? अनुच्छेदों के अनुसार, जिसमें आपके अनुच्छेद 1 से लेकर 395 के आधार पर सरकार चलाई जाती है, देश को चलाया जाता है। वहीं अगर हम अगली बात करें, जैसे कि हमारे प्रांतीय रक्षक जो होते हैं, हमारे प्रांत या हमारे आसपास जो हमारी रक्षा करते हैं, जिन्हें आप आम भाषा में पुलिस कहते हैं। अगर हम पुलिस की बात करें तो देखिए पुलिस जो होती है वो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो आईपीसी धारा के अकॉर्डिंग चलती है। आईपीसी धारा, इंडियन पीनल कोड। देखिए आईपीसी धारा, जिस समय पर पुलिस कोई भी आप किसी पर कोई जुर्म हो जाता है या उसका नाम आता है किसी भी जुर्म के अंदर, तो पुलिस उस पर आईपीसी धारा लगाती है और वो लिखती है कि इस व्यक्ति को हमने आईपीसी धारा 302 के तहत पकड़ा है। आईपीसी धारा 302 के तहत पकड़ा है, जिस कारण से इसने
इसने किसी व्यक्ति की आत्महत्या की है। या इसमें और भी आती है, जैसे भाई 302, ये क्या होती है, किसी की हत्या कर देना, किसी की हत्या कर देना। या किसी पे मान लीजिए 307 लग जाए, मतलब हत्या करने का प्रयास किया, हत्या करने का प्रयास। देखिए 302 से 307 ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि 302 में हो सकता है कोई गवाह हो या ना हो, परंतु 307 में वो खुद गवाह हो जाता है, जिसको किसी ने मारने का प्रयास किया था परंतु वो बच गया। इसमें और भी धाराएं होती है, किसी को आत्महत्या करने पर प्रेरित करना, ये बहुत बड़ी धाराएं होती हैं। इसी में अगली हम बात करें तो अगला होता है न्यायालय। न्यायालय, न्यायालय लगाता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट। सीआरपीसी की जो धाराएं होती हैं भाई उनको भी धारा ही कहते हैं। सीआरपीसी की धाराएं कोर्ट में लगाई जाती हैं। वहां कोर्ट में जो धाराएं चलती हैं, जब कोई भी जुर्म कोर्ट में पहुंचता है, वहां जो धाराएं चलती है उन्हें सीआरपीसी की धारा कहते हैं, और कोर्ट इन्हीं धाराओं के माध्यम से सजा सुनाता है। अब अगर देखा जाए तो बताइए, आईपीसी धारा ठीक होती है या सीआरपीसी ठीक होती है? पगले, कुछ ठीक नहीं होता, पढ़ाई ठीक होती है। ये दोनों धाराएं ठीक नहीं है, पढ़ाई ठीक होती है। पढ़ाई करिए, नौकरी लीजिए, आप इन धाराओं को समझिए और फिर नौकरी लेकर इनका प्रयोग करिए, खुद पर प्रयोग मत करिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे चलते हैं इसके। हम देखते हैं अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद 1। देखिए आर्टिकल 1 में कहा गया है संघ अर्थात केंद्र। भाई केंद्र या फिर क्या कह सकते हैं, संघ वह उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा। भारत में संघ व उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा। देखिए आपको डिटेल में जब ये चीजें देखनी है कि कौन सा राज्य कहां पर है, कौन सी सीमाएं हैं, तब आपको देखनी होगी अनुसूची फर्स्ट। यानी इस अनुच्छेद में उन राज्य व उन संघ शासित क्षेत्रों की चर्चा की गई है जो अनुसूची 1 में प्रविष्ट हैं। भाई इसमें हम किन राज्यों को देखते हैं जो अनुसूची 1 में लिखे हुए हैं, उन राज्यों की चर्चा कहां की गई है, तो अनुच्छेद 1 में। इसमें टोटल अगर वर्तमान की हम बात करें तो देखिए वर्तमान में दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 यूनियन टेरिटरी यानी के केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए भारत में जो राज्य हैं 28 राज्य हैं, उनकी वीडियो हमने बना दी गई है। कौन सा राज्य कहां पर स्थित है वो वीडियो आप चैनल पर आपको मिल जाएगी, तथा यूनियन टेरिटरी के बारे में कौन सा यूनियन टेरिटरी कहां पर है ये भी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर द जीएस थ्योरी में। चलिए हम बात करते हैं। देखिए समय समय पर ये बदलाव होते रहते हैं राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में समय समय पर बदलाव देखे गए हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत, क्या कहा गया भाई, भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। भाई इसका क्या मतलब है, भाई क्या होता है यूनियन संघ, तो उसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा क्या होता है यूनियन और संघ। चलिए
आइए हम बात करते हैं क्या होते हैं यूनियन और संघ। यहाँ हम लिख लेते हैं कितने राज्य हैं वर्तमान में। राज्य बराबर है 28 और यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है इस समय 8। चलिए देखिए, पहले जो संघ आता है जिसे हम कहते हैं संघ, ओवरऑल देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आपके कॉन्फेडरल। भाई कॉन्फेडरल क्या होता है, इसे कहते हैं परिसंघ। कॉन्फेडरल क्या होता है, परिसंघ। परिसंघ क्या होता है, तो इसमें कुछ राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति देकर एक केंद्र का निर्माण करते हैं, अर्थात एक संघ का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं परिसंघ या कॉन्फेडरल। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें से राज्य कभी भी आसानी से टूट सकते हैं। इसमें से राज्य कैसे टूट जाते हैं भाई, आसानी से टूट सकते हैं। जैसे कि सार्क सम्मेलन, जैसे कि G20, भाई इसमें क्या रख सकते हैं हम, जैसे कि सार्क, G20, G7, जैसे कि सार्क, जैसे कि आसियान। भाई इस तरह से जो संगठन है जिनको सभी देश अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देकर उनका निर्माण करते हैं, और इसमें से कोई भी देश कभी भी निकल सकता है। जैसे हम अभी की बात करें तो इस वर्ष 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, अर्थात भारत में यह सम्मेलन हुआ था, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। तो अगर भारत जब चाहे तब इस संघ में से अलग हो सकता है। अगला आता है जिसे कहते हैं फेडरेशन। भाई फेडरेशन का मतलब होता है संघ। देखिए संघ क्या होता है, ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी राज्य यानी कई राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति देकर किसका निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं। संघ का निर्माण करते हैं, तब बनता है कॉन्फेडरल अर्थात संघ। देखिए इसमें से राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें से राज्य टूट सकते हैं, परंतु आसानी से नहीं टूट सकते, जैसे भाई इसमें उदाहरण के लिए लिख सकते हैं आप USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो टोटल 50 राज्यों का एक फेडरेशन है, यानी एक फेडरल है, एक संघ है। उसमें से जो 50 राज्य हैं जिसमें मुख्य राज्य आता है कोलंबिया, भाई जिसे आप इसकी राजधानी देखते हैं वाशिंगटन DC अर्थात डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये राज्य जब चाहें तब इससे अलग हो सकते हैं, लेकिन ये इतने कह सकते हैं विकसित या पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह की चीजें नहीं सोचते हैं। अगले की अगर हम बात करें तो अगला आता है यूनियन, जिसे आप कहते हैं संघ, इसे भी संघ ही कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सेम मैटर इसका भी है। भाई राज्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संघ का, यानी राज्य मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति देकर एक संघ का निर्माण करते हैं, परंतु इसका वो निश्चित है कि इसमें से कभी भी टूट या
अलग नहीं हो सकते। इसमें से कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। जैसे इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है और वो है हमारा भारत महा। भैया इसका बेस्ट उदाहरण आता है भारत अर्थात इंडिया। देखिए इंडिया एक यूनियन है, इसमें से कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। जो एक बार मिल गया वो भारत का हिस्सा है। ये क्या हुआ था, समझिए चीजों को, कि जब भारत का विभाजन हुआ तो अंग्रेज जो लोग थे भाई उन्होंने पहले से ही ये प्रावधान दी कि लोगों को लगता है कि हम विभाजन 1947 में हुआ। एक्चुअल में विभाजन अगर देखा जाए तो विभाजन की तैयारी तो ब्रिटिश संसद में बहुत दिन से चल रही थी कि जब हम भारत को स्वतंत्र करेंगे तो इसको कई हिस्सों में तोड़ देंगे ताकि यह लोग आपस में दुश्मनी हो जाए, आपस में लड़ाई होने लगे इनमें। और जब इनमें आपस में लड़ाइयां होंगी तो जितने भी पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं उन सभी का सबसे बड़ा व्यापार है एम्यूनेशंस, हथियार बनाना। और वो चाहते हैं भाई जब लड़ाइयां होंगी इनमें तभी तो हमारे हथियार बिकेंगे, क्योंकि लड़ेंगे ये लेकिन हथियार कहां से लेंगे, हमसे, हमारा हो जाएगा धंधा। अर्थात ये लोग शुरुआत से ही व्यापारी लोग हैं। लेकिन भारत वसुदेव कुटुंबकम का देश है भाई, इसमें कोई भी बड़ी आसानी से सरवाइव कर सकता है। परंतु कुछ देश हैं भारत के पड़ोस में, पगला उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, वो कितने भी चिल्लाते रह जाएं भारत फिर भी विकास कर रहा है तेजी से। आज भारत की जीडीपी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे पायदान पर चल रही है। इतने बड़े महासंकट कोरोना काल में भी भारत पर इतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि भारत एक वास्तव की ही बहुत ही बड़ा व महत्वपूर्ण, वह एक अच्छी ग्रोथ वाला देश है जिसमें कुछ लोग, देखिए भारत के लोग देखा जाए तो भारत में जो महान हमारे साइंटिस्ट हैं चांद पर पहुंच गए। लोग आज भी जिहाद में लगे हुए हैं भाई, उन्हें कश्मीर चाहिए। भारत चांद पर पहुंच गया और नई उपलब्धियां जा रही हैं। भारत समुद्र में बहुत गहराई तक जाने वाला है, लेकिन उन पागलों को कश्मीर चाहिए, जिहाद चाहिए। क्या करोगे फिर भाई? कहते भी हैं कि कश्मीर की चाह में खुद पाकिस्तान हो गए, कश्मीर की चाह में खुद पाकिस्तान हो गए और हम कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे, खुद की जमीन कब्रिस्तान हो गए। बताइए, लेकिन समझ में आएगा, समय है, अभी कम ठोकर खाइए और थोड़ी सी ठोकर लगेगी तो देखिए बेटा कितना भी इधर उधर चला जाए अंत में उसको बाप के पास आना ही आना होगा। और जिस समय सभी बेटे जो कभी अलग हुए थे उनके दिमाग में ये चीज आ जाएंगी कि भैया अलग होने से कुछ नहीं होता, शक्तियां बिखर जाती हैं। और जब एक बड़े परिवार के बच्चे अलग होते हैं और शक्तियां बिखर जाती हैं तो फिर जो छोटे छोटे चिलुआ हैं वो भी दबाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम बड़े प्रेम पूर्वक ये संदेश देना चाहते हैं, जहां तक हमारा संदेश जा रहा है, कि भाई आप सभी लोग प्रयास करें, एक साथ मिलकर रहें और विकास करें, क्योंकि ये उस भारत की भूमि है और ये वह भारत है जो कभी विश्व गुरु कहलाया जाता था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप अब भी सब मिलकर साथ करिए, साथ चलिए, आप फिर भी विश्व गुरु होंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए टॉपिक पे चलते हैं। ये है हमारा आर्टिकल 1 अर्थात अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है
कि भारत संघ व उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में किस बात की चर्चा है? भारत का संघ व उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा, जिसमें वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी है। देखिए यूनियन टेरिटरी क्या होता है? एक वैसा क्षेत्र जो सांस्कृतिक या जलवायु परिवर्तन या रहन सहन या वहां के लोगों के द्वारा या एक अलग जमीनी के कारण या कई राज्यों में विवादित जमीन होने के कारण ऐसे राज्यों का कंट्रोल सीधे केंद्र के हाथों में दे दिया जाता है, उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अर्थात इनमें कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तथा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते, क्योंकि वहां की जनसंख्या इतनी नहीं है। वहां पर उपराज्यपाल बना दिए जाते हैं जो वहां का कार्य आसानी से देख रहे होते हैं, या उन राज्यों को, उन यूनियन टेरिटरी को पास के किसी नजदीकी राज्य से जोड़ रखा है, चाहे वो कार्यपालिका हो और चाहे वो न्यायपालिका हो। जैसे हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार को पश्चिम बंगाल के न्यायालय से जोड़ रखा है, यानी कि जब भी उनके यहाँ पर कोई भी दिक्कत ऐसी होगी जो हाईकोर्ट लायक है तो वो कहाँ जाएगी? पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट में। चलिए आइए समझते हैं, इसमें 3 तरह के देशों की चर्चा की गई है। भाई कौन कौन से देश हैं? तो पहला होता है कॉन्फेडरल, जिसे कहते हैं परिसंघ। भाई इसमें क्या होता है कि इसमें कई राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देकर एक संघ या केंद्र का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें से राज्य कभी भी आसानी से अलग हो सकता है। जैसे कि इसमें सम्मेलन आते हैं, भाई G20 है, G7 है, सार्क सम्मेलन है, इस तरह। अगले प्रकार होते हैं जिन्हें कहते हैं फेडरेशन, इनको संघ कहा जाता है। इसमें भी कई राज्य थोड़ी थोड़ी शक्ति देकर मिलाकर एक देश का निर्माण, एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसमें से देश अलग हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, परंतु इतनी आसानी से नहीं। जैसे इसके उदाहरण के तौर पर बताया था आपको USA, और भी उदाहरण है जैसे कि स्विट्जरलैंड है, इस तरह से। जैसे कि आपका एक और है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये बेस्ट उदाहरण है भाई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सब कैसे हैं? फेडरेशन देश है। चलिए अगली हम बात करते हैं यूनियन, अर्थात इसे भी संघ कहा जाता है। इसमें भी कई राज्य मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति देकर एक संघ का निर्माण करते हैं, और इसमें से कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है। इसमें एक बार आ जाए वो फिर अलग नहीं हो सकता। जैसे 1946-47 में जब एकीकरण हो रहा था, तो जो भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो भैया भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी। देशी रियासत, ठीक है भाई। इन 500 जो देशी रियासतें थी वो जगह जगह बिखरी हुई थी, जैसे कि भरतपुर अलग था, बाड़ी अलग थी, धौलपुर अलग था। इस तरह से ये रियासतें बिखरी हुई थी, छोटी छोटी रियासतें थी। तो उस समय पर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, क्योंकि एक तो ज्यादा थी। भाई फेडरेशन बनाने के लिए एक तो समझदार चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए। उस समय तो जब विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन को दी गई, तो उनको लगा भाई फेडरेशन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि एक तरह से चारों तरफ ये बिखरी हुई रियासतें थी छोटी छोटी। तो बनाया गया था यूनियन, जिसमें टोटल 552 जो रियासतें थी वो किसमें मिली साहब? भारत में। 552 देशी रियासतें किसमें मिल गई? भारत में। बची कितनी? शायद इसमें से 13 रियासत कहां चली गई? तो पाकिस्तान। ठीक है,
कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा था कि क्या लिख दिया 565, हमने तो 552 पढ़ा है। कोई बात नहीं भाई, जो पाकिस्तान भी तो यहीं से बना है, उसके लिए कहां से आएंगे। तो यहां पर आप समझेंगे कि जो 13 देशी रियासतें थी वो कहां विलय करी उन्होंने, पाकिस्तान। इसकी बहुत लंबी कहानी है, आगे आप देखेंगे किस तरह से सरदार पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन द्वारा सभी देशी रियासतों को अर्थात 552 देशी रियासतों का विलय भारत में किया गया। कितनी कठिनाइयां आई, वह कौन कौन सी ऐसी देशी रियासतें थी जो विलय करना नहीं चाह रही थी, फिर भी कराया गया, उन सभी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यह है हमारा अनुच्छेद फर्स्ट। चलिए इसको हम रफ करते हैं, अगला देखते हैं आगे। आगे चलेंगे, अगला आता है अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2। चलिए देखिए आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि संसद ऐसी विधि या ऐसे कानून का निर्माण कर सकती है जिसकी उसे आवश्यकता है। भाई कैसे कानून की आवश्यकता है, क्या निर्माण कर सकती है, उन चीजों का प्रावधान है। तो देखिए संसद को इसके अर्थात आर्टिकल 2 के तहत यह प्रावधान है किसके पास, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारतीय संघ में, किसमें भाई, भारतीय संघ में नए राज्यों का विलय कर सकती है, नए राज्यों का विलय कर सकती है, जिसके लिए उन्हें क्या लेनी होगी। तो जब इसका प्रयोग कर रही होगी अनुच्छेद 2 का, तो संसद को किसकी आवश्यकता होगी, राष्ट्रपति के या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। देखिए यहां बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पूर्व अनुमति मतलब क्या। देखिए आप ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति जी से सिर्फ पूछ लिया जाता है कि सर हम ये कार्य करने जा रहे हैं, हम कल पाकिस्तान को मिलाने जा रहे हैं, सर आप हमें अनुमति दे दीजिए कि हम पाकिस्तान को मिला दें। बस राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे, हाँ भाई आप ये काम जरूर करिए। अब सुनिए, फिर आप सोचे तो फिर संशोधन या उस समय जो राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं वो प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए कोई भी विधेयक, भाई ये है संसद, क्या है ये, संसद, जिसकी आगे चर्चा देखेंगे हम अनुच्छेद 79 के अंदर। इसमें 2 सदन है, जैसे कि लोकसभा अनुच्छेद 81 में, जैसे कि राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। देखिए इनमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले कोई भी विधेयक होता है, भाई उस विधेयक का सबसे पहले तैयार होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कहते हैं मसौदा। भाई उसमें क्या लिखा हुआ है, किस चीज के बारे में ये बिल बनाया जा रहा है, उसे कहते हैं ड्राफ्ट। भाई इसका निर्माण करने का जो कार्य होता है, भाई कौन निर्माण करता है, तो इसे निर्माण करता है सचिवालय। सचिवालय के सदस्य। आप कहेंगे सचिवालय में कौन होता है,
तो सचिवालय में भैया बेहतरीन IAS, या हम कह सकते हैं जो UPSC से जाते हैं, बढ़िया जो UPSC में बेहतरीन बढ़िया रैंक लाने वाले, जो सेकंड फर्स्ट थर्ड रैंक लाने वाले जो होते हैं, उन लोगों को यहाँ पर भेजा जाता है, जो क्या तैयार कर रहे होते हैं, मसौदा तैयार कर रहे होते हैं। इस मसौदे को यह तैयार करके किसे दे देते हैं, भाई कोई ना कोई तो MP MLA होगा, अब संसद की बात है तो कोई MP होगा, या आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, या ये डायरेक्ट संसद को भी दे सकते हैं। यह मसौदा जब संसद में जाएगा, भाई ये पेश करेंगे, सरकार कह सकते हैं आप इसे, सरकार को दे देते हैं। जैसे कि फिलहाल BJP सरकार है, तो BJP का अपना एक सचिवालय है, जब ये सरकार को दे देते हैं, भाई यहां चलिए सरकार ही लिख देते हैं, आपको आसान हो जाएगा समझना। सरकार इसे पेश करती है किसी भी सदन में, देखिए जरूरी नहीं है लोकसभा हो या राज्यसभा भी हो सकती है, किसी भी सदन में पहले इसे करती है पेश करने के लिए चाहिए 1/4 सदस्य, यानी टोटल सदस्य का कितने सदस्य होना चाहिए, 1/4 सदस्य होने चाहिए, यानी कुल जो सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्य यह कह दें कि हाँ ये जो विधेयक या ये जो नियम आया है, ये चर्चा करने लायक है, इसमें जो चीजें लिखी हुई है वो जनता के हित की चीजें है। जब ये पेश हो जाएगा तब इस पर देखिए, इस पर कई चीज होंगी। अब क्या क्या चीज होंगी भाई, पेश होने के बाद इस पर होगी बहस के बाद कराया जाएगा मतदान के बाद क्या करा दिया जाएगा, ऐसे पारित, और पारित करने के लिए कितना सदस्य चाहिए, 2/3 सदस्य। देखिए कभी कभी बहस को उठा भी दिया जाता है जब समय कम होता है, ऐसा बिल या विधेयक है जिसमें समय कम है, तो इस बहस को उठा देते हैं, डायरेक्ट ही मतदान करवा देते हैं समय बचत के लिए। जब इसमें ये चीजें हो जाएंगी तब यह विधेयक यह जाएगा बिल अर्थात अगले सदन में। यहां से कहां जाएगा अब ये, अगले सदन में। उस सदन में देखिए पेश करने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि संसद में पेश तो हो चुका है, उसमें जाकर होगी इस पर बहस के बाद होगा मतदान, और मतदान के बाद क्या करा देंगे, इसको भी पारित, कितने से, 2/3 सदस्य। अगर 2/3 सदस्य सिग्नेचर कर देते हैं तो यह बिल पारित हो जाएगा, यानी ये ड्राफ्ट जो था वो पारित हो जाएगा, तब ये बनेगा बिल अर्थात विधेयक, तब इसको क्या कहेंगे, विधेयक। भाई इन दोनों में पास होने के बाद यह विधेयक आगे जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के पास जब यह जाएगा। देखिए राष्ट्रपति को कई शक्तियां होती हैं, वो हम आगे बताएंगे भी कौन कौन सी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। फिलहाल आप ये समझिए कि जब ये इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, इनके जैसे ही सिग्नेचर होंगे तब बन जाएगा यह कानून, एक्ट। देखिए जैसे अगर हम विधेयक की बात करें तो अभी जो कुछ समय पहले या जो संविधान संशोधन 101 है GST से संबंधित, वो विधेयक 122वां है। भाई ये क्या कारण विधेयक आगे क्यों चल रहा है, वो इसीलिए कि जो विधेयक मान लीजिए दोनों में पास हो गया, संसद के दोनों सदनों में, तो विधेयक तो बन गया, वो भाई बिल तो बन गया, जैसे ही दोनों सदनों में पास हुआ क्या बन गया, वो बिल, लेकिन एक्ट नहीं बन पाया, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश राष्ट्रपति जी ने उस पर सिग्नेचर नहीं किए, या हो सकता है उन्हें अच्छा नहीं लगा हो, या और सुधार के लिए लौटा गया हो, जो वापस पारित होकर ही नहीं जा पाया हो, तो जिस कारण से ये संख्या तो बढ़ गई लेकिन साइन नहीं किए तो कानून नहीं बन पाया, जिस कारण से कानून अभी पीछे चल रहे हैं
अब तक टोटल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं तथा विधेयक 127 हो गए, क्योंकि विधेयक आगे चल रहे हैं, बिल आगे चल रहा है, क्योंकि कुछ बिल पास नहीं हो पाते। देखिए ये तो प्रक्रिया है सिग्नेचर वाली, और इसमें है सिर्फ अनुमति, अर्थात इनसे सिग्नेचर नहीं करवाना, ये पूरी प्रक्रिया नहीं करवाना, डायरेक्ट अनुमति ले लेना, अर्थात संसद से एक फोन के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति जी से सिर्फ पूछ लिया जाएगा और वो वहां से एक नॉर्मल तरीके से अनुमति कर देंगे कि आप किसी भी भारतीय या बाहर के राज्य को भारत में मिला सकते हैं। यह है चर्चा अनुच्छेद 2 के अंदर। जैसे भाई कैसे, इसमें 2 चीजों की चर्चा है। कौन कौन से राज्य? पहले वे राज्य दिए गए हैं जो भारत में पहले से हैं, उनको भारत में मिलाया गया। जैसे भाई दादर नागर हवेली, कब मिली थी? 1954 में। जैसे कि गोवा, भाई कब मिला? 1961 में। जैसे कि आपका पांडिचेरी भी कब मिली थी? 1954 में। 1954। जैसे कि चंदनगर, ये भी कब मिला था? 1954 में। यानी कि वे राज्य, यानी भारत की वो जमीन या वह राज्य जो भारत में ही स्थित है, अर्थात आजाद होने के समय जितना बड़ा भारत था उसमें अंदर ही है, वो मिलना नहीं चाह रहा तो उसे मिला लिया जाएगा, चाहे वो कैसे ही मिलाया जाए, क्योंकि भारत क्या है? एक यूनियन है। अगले इसमें कैसे राज्य थे? चलिए इसको मिटा देते हैं। आपने वैसे भी आपको टेंशन लेने की चिंता नहीं है बिल्कुल भी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम सिर्फ यहां पर आपको चीजें समझा रहे हैं, भाई इनको आप क्रमबद्ध तरीके से नोट कहां से करोगे? तो उसके लिए हमारे पास बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है, जो कहां मिलेगा आपको? देखिए द जीएस थ्योरी। द जीएस थ्योरी जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां मिल जाएगा आपको चैनल बना हुआ एक ग्रुप, द जीएस थ्योरी के नाम से। टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां पर हम आज ही भाग फर्स्ट की पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ अपलोड कर देंगे, जो पीडीएफ एक बहुत ही बढ़िया लेवल की है। आप जब चेक करोगे तब आपको लगेगा हाँ भाई बहुत अच्छा रहा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए, आप ऐसे समझिए कि ये हमारा एक प्रस्ताव है कि आप सभी लोग जहां तक हमारी वीडियोस आ रही है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशनल भी बना रहे, हम मोटिवेट होते रहें कि भाई लोगों के। लेकिन आप सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको चीज समझ में आ रही है। अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, चीजें जानने को नहीं मिल रही है, तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा। आप कहीं भी पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, जहां आपकी समझ में आए वहां पढ़िए। काम करने को बहुत है, हम कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, और वैसे भी हमें शिक्षा से कोई भी पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो कुछ लोग हैं जिन्होंने शिक्षा को धंधा बना रखा है। भाई भारत में ये प्रावधान कभी नहीं था। एक अलग ही दक्षिणा होती है शिक्षकों की, जो हम समय आने पर आपसे अवश्य लेंगे। उसके लिए आप फिलहाल मेहनत के साथ लगे रहिए, एक बेहतरीन तैयारी के साथ लगे रहिए। आपको प्रतिदिन वर्तमान में हर रोज 1-2 सब्जेक्ट्स की क्लास चल रही है इस समय पर, हिस्ट्री और पॉलिटी। आपको पर डे दोनों क्लासें उपलब्ध हो जाएंगी, जो कि मंडे टू सैटरडे चलेंगी, संडे को ऑफ रहेगा। देखिए हम चाहना तो ऑनलाइन लाइव भी आना चाह रहे थे,
परंतु हमारे पास अभी उतने सिस्टम नहीं है, उतने हमारे पास उपकरण नहीं है कि हम आपके सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें देख रहे हैं उनके साथ लाइव आ सकें। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे चीजें सब हो जाएंगी। आपको अगर समझ में आ रहा है तो मैं तो कहता हूं बस आपकी नौकरी लग जाए, भाई वो सबसे बड़ा हमारा उपकरण है, सबसे बड़ी हमारी दक्षिणा है। बस आप पढ़ाई करिए बेहतरीन तरीके से। आगे चलते हैं। देखिए अगले प्रकार के राज्य कौन से थे? वे राज्य या वे जमीन या वे क्षेत्र जो, चलिए वे क्षेत्र जो भारत से बाहर हैं, उन्हें भी संसद भारत के राज्य क्षेत्र संघ क्षेत्र में मिला सकती है, सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ। चलिए भैया इसमें क्या हुआ, आइए समझते हैं इसका प्रयोग कब हुआ। तो देखिए एक 35वां संविधान संशोधन 1974 कब हुआ था? 1974। 35वां संविधान संशोधन 1974 किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था आपका सिक्किम। किसके लिए हुआ था? सिक्किम राज्य के लिए। देखिए सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो जो सिक्किम राज्य है वो भारतीय नक्शे पर आपको दर्शा के बताएंगे कि कहां पर है। देखिए ये जो हमने अंगूठे जैसा उठा हुआ क्षेत्र बनाया है, जिसके इस तरफ नेपाल व तिब्बत यानी वर्तमान चीन तथा इस तरफ भूटान देश है, इनके मध्य में स्थित है सिक्किम, जो पहले अर्थात कब 1975 से पहले एक अलग देश था। ये जब हमने भी पहली बार पढ़ा था, अचंभित बिल्कुल मत होइए, हमने भी जब पहली बार पढ़ा था तो हमें भी लगा था भाई ये अलग देश है, हम तो इसे राज्य समझ रहे थे अपना ही। आज हमारा ही राज्य है। सन 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए इसका भी एक कारण था। क्या कारण था? कि इस जगह पर जो एक बड़ा सा देश था, नाम था तिब्बत, सन 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कहा कि भाई ये हमारा, ये कभी अलग हो गया था इसलिए हम अपने को मिला रहे हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है चीन ने तिब्बत को हथिया लिया। तो जो इसके नीचे छोटा सा देश, देखिए इतने बड़े जब तिब्बत को हथिया लिया तो इसके नीचे जो छोटा सा देश था सिक्किम, भाई इसको लगा इस तरह से तो ये हमें भी कभी ना कभी मिला लेगा जबरदस्ती से। और तिब्बत के लोगों को चीन ने इस तरह से इधर उधर फेंका कि मान लीजिए एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो 2 को तो डाल दिया ऊपर चाइना के, तुम्हारा बीजिंग की तरफ, किसी को नीचे सिंजियांग चाइना में डाल दिया, किसी को ऊपर मंगोलिया की तरफ भेज दिया। यानी वो लोग, देखिए चाइना बड़ी, देखा जाए तो ऐसी पॉलिसीज बनाता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया कि अगर ये एक साथ रहेंगे तो देखिए साथ रहने से शक्तियां बढ़ जाती हैं, अभी पहले बताया मैंने। और जब शक्तियां बढ़ जाएंगी तो अपनी किसकी मांग करने लगते हैं लोग? आजादी के, अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं। जिस कारण से उसने इन सभी लोगों को इधर उधर फेंक दिया तो वो लोग अधिकार और आजादी छोड़ो अपने परिवार को ढूंढने में लगे हुए हैं। उनको यही लग रहा है कहाँ हमारे मम्मी कहाँ मिलेंगी, हमारा भाई कहाँ भेज दिया, मिल जाए कैसे भी। तो इस कारण से वो लोग कभी भी आजादी की मांग नहीं कर पाते। यह लोग डर गए तो इन्होंने सन 1974 में भारत से कहा कि आप हमको अपने में मिला लीजिए, लेकिन पहले हम आपको लगभग देखेंगे। इन्होंने 20 वर्ष का समय मांगा था कि पहले हम आपको लमसम 20 वर्ष तक देखेंगे
कि आपके साथ हम एडजस्ट हो पा रहे हैं कि नहीं, या आपके साथ हम सही रह लेते हैं, आपकी पॉलिसीज कैसी हैं, भारत कैसा ख्याल रखता है अपने राज्यों का, वो सब चीज देखेंगे हम। अगर हमें पसंद आता है तो बाद में हम आपका राज्य बन जाए। चलो भैया, भारत ने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब देखिए, भारत तो ऑटोमेटिक है ही वसुधैव कुटुंबकम का देश। यहाँ तो गांव में देखा जाए तो अपने घर अगर बुआ की लड़की आ जाए वो भी 6 महीने रह के चली जाती है, पता ही नहीं चलता उसे। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं भाई, देखिए वेस्टर्न जो कंट्रियां हैं उनमें लोग हाथ मिलाते हैं। अब हाथ मिलाने से, जिससे आपने हाथ मिलाया है भाई, कितनी सेल्स आपके टच में आई? बहुत कम। वहीं पर भारत में लोग गले मिलते हैं, अर्थात देखा जाए तो दिल से दिल मिल जाते हैं। और जब भैया दिल से दिल मिल जाते हैं, जब दिल से सोचने लग जाते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, सामने वाले के बारे में, तो दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि जिससे हम दिल से चाहने लगते हैं, जैसे उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उसकी चाहे सही बातें हों चाहे गलत बातें हों, हमें सब ही सही लगने लगती है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को दिल से चाहते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने किसी भी करीबी से, मेरा कहने का मतलब सभी भारतवासी जो हैं, जितने भी सुन पा रहे हैं, जो नहीं सुन पा रहे हैं उनको भी आप शेयर करिए, वो भी सुन लें। सभी भाई किसी की बातों में ना आए, एक भाईचारा बनाएं, सभी हिंदू बने, भारतवासी बने। भाई ना कोई हिंदू बनो, ना कोई मुसलमान बनो, ना कोई ईसाई बनो, ना कोई बौद्ध बनो, सबसे पहले आप भारतीय बनो। क्योंकि मेरा मानना है, हम सबका मानना है कि कोई भी धर्म देश से बड़ा नहीं होता। इसलिए हम सबकी जाति एक ही है, वो है भारत। हमें यह गर्व है अपनी संस्कृति पर, हमें गर्व है अपने देश पर कि हम भारतवासी हैं। हमारा आज भी विश्व के अंदर कल्चर, संस्कृति के मामले में टॉप नंबर पर नाम लिया जाता है। भारत के लोगों को हर जगह संस्कृति में पसंद किया जाता है। इसीलिए आप सभी जाति धर्मों को छोड़कर सिर्फ एक ही चीज पर अटल होइए कि हम भारतवासी हैं। और जिस दिन 140 करोड़ भारतीयों के 280 करोड़ हाथ एक साथ उठ जाएंगे, उस दिन भारत का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। भारत फिर से एक विकसित देश होगा, एक महान ग्रेट इंडिया होगा, एक महान भारत होगा, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये वही भारत है जिसमें जगह जगह कई देशों से विद्वान जो हुए हैं वो पढ़ने के लिए आए थे, अर्थात यहां शिक्षा लेकर जो उन्होंने वहां पर अपने नियम प्रतिपादित किए, वो एक्चुअल में शिक्षा कहां से ली गई? भारत से शिक्षा ली गई। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, और आज भी है, हमेशा रहेगा। हमेशा भारत विश्व गुरु रहेगा, जिसको बनाने में आप लोगों का समर्थन होगा। आप लोग बनाएंगे भारत को विश्व गुरु। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये लोग इतना ज्यादा भारत के साथ घुल मिल गए, बहुत ज्यादा पसंद आ गया, जिस कारण से जस्ट अगला 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किसे? भाई सिक्किम को क्या बना लिया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, और सिक्किम हो गया भारत का एक पूर्ण राज्य। आज जिन्हें इस बारे में नहीं पता है उनसे पूछना कि क्या सिक्किम कभी अलग देश था, वो मना करेंगे भाई कभी नहीं था, हमारा ही है, हमारा राज्य है सिक्किम। क्योंकि वो लोग उतना घुल मिल गए, उतना ज्यादा घुल मिल गए भारत के साथ कि उनको कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम अलग हैं या हमारा देश कभी अलग था। ये है भारत की
संस्कृति। आइए अगला आगे चलते हैं। आगे क्या था देखिए, इसी में भारतीय, एक बात याद रखना कि जो अनुच्छेद 3 है उसमें भारतीय जो राज्य हैं उनमें उनकी सीमा परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र को गठा बढ़ा सकते हैं, उसके नामों को परिवर्तन कर सकते हैं, ये चर्चा की गई है। लेकिन भारतीय राज्यों को आपस में मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं, या दो राज्यों की विवादित जो भूमि है उसमें से संघ शासित क्षेत्र बना सकते हैं। इन चीजों की जो चर्चा है वो किसमें की गई है, तो इन सभी की चर्चा अनुच्छेद 2 में ही की गई है। यानी कि कोई भी भारत का राज्य जो अलग होना चाहे वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। संसद उस राज्य से बिना पूछे भारत में मिला लेगा। मिला लेगा क्या मतलब, भारत से जाने ही नहीं देगा। ये है अनुच्छेद 2। आगे चलते हम बात करेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 चलिए आगे समझेंगे आप। अनुच्छेद 3 अर्थात तीसरा अनुच्छेद क्या था, देखिए इसमें कहा गया है कि संसद नए राज्यों का निर्माण वह सीमा परिवर्तन, कोमा भाई नाम परिवर्तन, कोमा क्षेत्र गठा बढ़ाना, मतलब कि उसका जितना क्षेत्र है उसको कम करना या फिर बढ़ाना, ये सभी अधिकार होते हैं किसके पास, संसद के पास। जिसमें कहा गया है कि यह सभी चीज जब संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगा तब क्या लेनी होगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। ठीक है, तब क्या लेनी होगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। देखिए इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में यह बिल पेश किया जाएगा कि हम उस राज्य की सीमा परिवर्तन कर रहे हैं, या उसका नाम परिवर्तन कर रहे हैं, या उसके जिलों का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, कुल मिला के कुछ भी कर रहे हैं। जब यह बिल संसद में पारित होगा तब राष्ट्रपति इस बिल को कहां भेजेंगे भाई, राष्ट्रपति इस बिल को कहां भेजेंगे, तो उस राज्य अर्थात जिसका ये हो रहा है उस राज्य के विधानमंडल में, और उस राज्य के विधानमंडल के लिए राष्ट्रपति एक समय सीमा भी निर्धारित करेंगे कि आप इतने समय में जवाब हमें दीजिए। क्या आप कहें मान लीजिए अगर उस राज्य के विधानमंडल ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, मना कर दो। पहले नंबर तो समय सीमा के अंदर जवाब देना होगा, और मना भी कर दोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संसद उस राज्य की विधान मंडल की अनुमति के लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ उसको बताया जाता है। और कभी कभी यह प्रावधान भी किया गया है कि भाई ऐसा प्रावधान भी रखा गया है, यह प्रावधान क्या रखा गया है कि कोई भी राज्य में जब संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी कि उसके नाम में परिवर्तन करेगी, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करेगी, एक राज्य से तोड़कर नया राज्य बनाएगी, तब
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी, उस राज्य से पूछने की कोई जरूरत नहीं होगी। यह प्रावधान 5वां संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से जोड़ा गया था। समझ में आया? चलिए, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति की सिर्फ पूर्व अनुमति लेनी है। पूर्व मतलब पहले, भाई ये काम करने से पहले अनुमति ले लेंगे और यह हम काम कर देंगे, और राज्य कुछ नहीं कह सकता। अगर जैसे भाई आज को देखा जाए, कश्मीर में से जब 370 हटाया गया तो क्या कश्मीर की विधानसभा को पूछा? कतई नहीं। अगर कश्मीर की विधानमंडल को यह पूछा जाता तो वो तो मना करता, नहीं पूछा गया, क्योंकि यह संविधान बनाने वालों को पता था पहले से। उन्होंने सही और गलत दोनों चीजों को सोचकर बनाया था। बहुत ही विद्वान लोग थे, जिसमें सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर वी.एन. राव, कुछ महिलाएं भी शामिल थी। टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। वो सदस्य इतने, बहुत हम कह सकते हैं, वो सदस्य बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन किया था उन्होंने कई देशों के संविधान का। कहा जाता है लगभग 20 देशों के संविधान का गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, भारतीय संविधान का निर्माण किया था, जिससे आज हमारा अपना सबका अस्तित्व है। आज हम अपना हक मांग सकते हैं। आज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम और आप बातचीत कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम के जरिए। हम स्कूल जा सकते हैं, आप विद्यालय पढ़ने जाते हैं। ये सब किससे हो रहा है? भाई ये सभी अधिकार हमें कहां से मिले हैं? संविधान से मिले हैं। हम आज सरकारी नौकरियों में, चाहे कोई पैसे वाला है चाहे कोई गरीब है, अगर उसके अंदर पात्रता है, उसके अंदर टैलेंट है तो उस नौकरी को लेगा, कोई उसको नहीं रोक सकता है। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें कहा गया है, आगे की हम बात करते हैं। इसमें कुछ प्रावधान भी रखे गए, भाई कौन कौन से, या उदाहरण के तौर पर हम देखें तो क्या हुआ। चलिए समझते हैं। हम बात करते हैं पहला, अरे इंक डाल दे थोड़ा सा। देखिए, चलिए इसमें बात की गई कि जब यह प्रस्ताव किसी भी विधानमंडल को भेजा जाएगा तो उसकी अनुमति की, या उसकी देखा जाए तो उसकी एक तरह से उससे जो सलाह है, उस सलाह की आवश्यकता नहीं है संसद को। भाई संसद बाध्य है भी, उसकी सलाह बाध्य मानने के लिए नहीं है, यानी उसकी सलाह माने या ना माने। चलिए आगे समझते हैं हम कि 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ, जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा व चंडीगढ़ बनाए गए। तब पंजाब की जो विधानमंडल था उसको बिल्कुल भी नहीं पूछा गया और डायरेक्ट ही उससे तोड़कर हरियाणा और चंडीगढ़ बना दिए गए। पंजाब एक्चुअल में पहले पेप्सू था, जिसमें से कभी 1956 में पंजाब और हिमाचल टूटे थे। बाद में उस पंजाब में से 66 में हरियाणा और चंडीगढ़ अलग हुए थे। इस तरह से देखिए, आगे समझेंगे आप। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2000 को भाई एमपी अर्थात मध्य प्रदेश से तोड़कर क्या बनाया गया था? छत्तीसगढ़। अगली हम बात कर लेते हैं 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 को यूपी से तोड़कर क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया। अगले की हम बात करें, अगला है 15 नवंबर 2000 को बिहार से कौन सा राज्य बनाया गया? झारखंड बनाया गया। ये तो हो गए राज्य
आपस में जो तोड़े गए हैं वो वाले राज्य। देखिए इसमें कहा जाता है भाई इसमें कुछ राजधानियों के भी नाम परिवर्तन हुए थे। किस तरह से परिवर्तन हुए थे? जैसे कि राजधानियों के नाम के अगर हम परिवर्तन की बात करें तो उसमें कई ऐसी पहले नाम थे राजधानियों के जिनके बाद में परिवर्तन कर दिए गए। जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं, वैसे आपको नोट्स डाल दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से वहां पर बहुत सी चीजें आपको एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेंगी। जैसे हम बात करें भाई 1991 में जो केरल की राजधानी है, कौन सी है? जिसे कहते थे पहले त्रिवेंद्रम, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? तिरुवनंतपुरम। क्या कर दिया? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें 1996 में यहां पर तमिलनाडु की राजधानी थी जिसे कहते थे मद्रास। वर्तमान में उसका नाम क्या रख दिया गया? चेन्नई। भाई कब किया गया? 1996 में। अगली हम बात करें 1996 में ही, 1996 जिसमें महाराष्ट्र राज्य की राजधानी थी बंबई। नाम बदलकर क्या कर दिया? मुंबई। ठीक है। आगे हम चले तो 2001 में जो पश्चिम बंगाल है अर्थात वेस्ट बंगाल की राजधानी थी कलकत्ता, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? कोलकाता। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे हम बात करें 2006 में कर्नाटक की राजधानी थी बंगलौर। क्या थी भाई? बंगलौर। बदलकर क्या कर दिया? सॉरी, बेंगलुरु। इस तरह से राजधानियों में भी नाम परिवर्तन किए गए। अगर हम और बात करें जिलों की तो भैया इसमें इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो प्रयागराज। कुछ ही समय बाद एक जिला है अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश का जिला है, इसका यूपी सरकार नाम बदलकर करने वाली है हरिगढ़। भैया कई चौड़ाई का नाम बदल दिया गया, अटल चौक, किसी का अटल नगर, इस तरह से नाम परिवर्तन। ये सभी किस आर्टिकल के तहत हो रहे थे? अनुच्छेद 3 के तहत। अब चलते हम आगे। देखिए अनुच्छेद 3 में और भी कई बातें थी। जैसे अनुच्छेद अगर हम 3 की और बातों की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 3 के तहत ही संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने व नाम परिवर्तन करने, सीमा परिवर्तन मामलों में बिना राज्य की अनुमति के कदम उठा सकती है। अब बात ये आती है कि क्या भारतीय या भारत का संघ, भारतीय संघ अनुच्छेद 2 के तहत जो विदेशी राज्यों को या विदेशी देशों को भारतीय संघ में मिला सकता है? क्या भारत अपना राज्य, अपनी भूमि किसी को दे भी सकता है? ये सवाल आता है कि क्या भारत ऐसा कर सकता है या नहीं। तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास, चलिए आगे ये चलते हैं, रफ करते हैं। अभी अनुच्छेद हम 3 में ही चल रहे हैं और यह जो बातें हैं कि क्या भारत अपनी भूमि या अपना राज्य या अपनी जमीन या अपना क्षेत्र किसी अन्य विदेशी राज्य को दे भी सकता है या नहीं, या सिर्फ ले ही सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले
सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया भाई, ये 1960 में। सवाल किया गया कि क्या भारत ऐसा कर सकता है। कारण क्या था कि इससे पहले 1900 अगर हम इससे पहले 1962 की बात करें तो भैया इसमें चीन ने भारत की कुछ जमीन ले ली थी। जमीन पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। 1965 में पाकिस्तान भी कुछ जमीन भारत की घेरना चाह रहा था। तो कहा क्या यह चीज संविधान में लिखी हुई है कि भारत अपनी किसी जमीन को या किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को भी दे सकता है। यह जब केस आया किसमें, 1960 में, केस था बेरुवाड़ी संघ राज्य पश्चिम बंगाल। बेरुवाड़ी राज्य संघ बनाम पश्चिम बंगाल कब आया था, 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी बिल्कुल, अनुच्छेद 3 के तहत भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए कोई ऐसी विवादित जगह है तो उसे दूसरे देश से संधि करके उस पे वार्तालाप कर सकता है, उसे आपस में उस विवाद को सुलझा सकता है। कहा गया तो क्या इस विवाद को सुलझाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी? भाई इस पर भी विचार होना था, क्योंकि इसके तहत कहा गया कि राजनीतिक विद्रोह व विवाद को जन्म दिया, जिस कारण से राष्ट्रपति से संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर दिया जा सकता है। देखिए, किसी भी देश को अपनी भूमि देने का प्रावधान संविधान में तो नहीं है, तो फिर भैया 368 में संशोधन करके आप कर लीजिए। फिर दिक्कत ये आई कि जब 368 में संशोधन करेंगे तो रखेंगे कहां? भाई 368 में संशोधन करेंगे तो सबसे पहले संशोधन करना पड़ेगा अनुसूची 1 में, जिसमें भारतीय राज्य और क्षेत्र की चर्चा है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तब फिर नई नियम क्या लाया गया, जिसमें कहा गया कि भैया जिस समय पर, यानी 9वां संविधान संशोधन 1960 के होने पर कुछ क्षेत्र गुजरात के पाकिस्तान को दे दिए गए तथा कुछ क्षेत्र पाकिस्तान से भारत को दे दिए गए, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान की सीमा विवाद संधि हुई थी। वो हुई थी 1958 में। कब हुई थी? भारत प्लस पाकिस्तान सीमा विवाद संधि कब हुई थी साहब? 1958 में हुई थी, जिसे कहा गया था नेहरू नून समझौता। नेहरू नून समझौता, जिसके तहत भारत के द्वारा लगभग बेरुवाड़ी क्षेत्र जो 9 वर्ग मील था, बेरुवाड़ी क्षेत्र जो कितना था, लगभग 9 वर्ग मील था, जिसमें लमसम 12,000 जनसंख्या निवास करती थी। इस क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया तथा इसी के माध्यम से आगे चलकर बांग्लादेश के साथ भी समझौते हुए हैं, जिसमें कुछ क्षेत्र उन्होंने हमें दे दिए, 111 क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दिए तथा लगभग 51 के आसपास क्षेत्र बांग्लादेश ने भारत को दिए। लेकिन इसमें आगे 1969 में
1969 या 1969 में सुप्रीम कोर्ट का फिर एक आदेश आया आदेश क्या था कि जब भारत किसी भी इंटरनेशनल अर्थात किसी विदेश के साथ भूमि विवाद सुलझा रहा होगा या सुलझाएगा, उसके लिए उसे संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि जब हम किसी भी विदेशी देश के साथ भूमि समझौता कर रहे होंगे तो उस समय पर हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उससे यह समझौता इंटरनेशनल संधि के तौर पर करके कुछ क्षेत्र उसे देकर तथा विवादित क्षेत्रों में से कुछ खुद लेकर लगभग औसतन समानुपात यानी बराबर में चीजों को बांटकर विवाद को खत्म किया जाएगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति का प्रयास करेंगे। ये प्रावधान किया गया जिसके तहत 100वां संविधान संशोधन 2015 को इसीलिए अधिनियम किया गया कि भारत द्वारा कुछ भाग अधिग्रहण किए जाने जबकि कुछ अन्य भाग बांग्लादेश को हस्तांतरित किए जाने थे, जिसमें भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया जबकि बांग्लादेश ने 51 क्षेत्रों को भारत को दिया गया। इसके साथ ही लगभग 6 किलोमीटर का वह असीमांत सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी किया गया। इसमें इन उद्देश्यों के लिए संशोधन में 4 असम, देखिए इसमें 4 राज्यों का प्रावधान मुख्य था, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा के भी भागों से जोड़कर पहली अनुसूची द्वारा उनमें से कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दे दिए गए थे। चलिए आगे अब समझेंगे आप। अगला आता है, इसे रफ करते हैं। अगला है अनुच्छेद 4। देखिए अनुच्छेद 4 कुछ नहीं है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तब किसकी अनुमति लेनी होगी? तो भैया उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। बस इसमें यही चर्चा की गई है कि जिस समय पर एक तरह से कह सके हम कि जिस समय पर भारत अनुच्छेद 2 व 3 का प्रयोग कर रहा होगा, यानी कि अगर देखा जाए तो किसी विदेशी राज्य को मिला रहा होगा या भारत के किसी भी राज्य में सीमा वह क्षेत्रों में परिवर्तन कर रहा होगा, नाम में परिवर्तन कर रहा होगा या किसी अपने क्षेत्र को किसी विदेश के साथ अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत आदान प्रदान कर रहा होगा, तब उस समय पर राष्ट्रपति की सिर्फ किसकी आवश्यकता होगी? तो सिर्फ पूर्व अनुमति की आवश्यकता के साथ यह कार्यों को वह कर सकता है। तथा इसमें एक लाइन जोड़ दी गई है कि अनुच्छेद 4 को 368 से अलग रखा गया है। 368 से क्या रखा है? अलग। क्यों? क्योंकि 368 में कहा गया है भारत संविधान संशोधन। अब जितने भी संविधान संशोधन होते हैं उनमें किसकी आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति के सिग्नेचर की। क्या यहां सिग्नेचर की आवश्यकता है? ना, या तो पूर्व अनुमति से ही काम चल रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, इसको 368 से अलग रख देते हैं। तो अनुच्छेद 4 में इसे 368 से अलग रख दिया गया है। यही है अनुच्छेद 4 जिसमें कहा गया है कि जब संसद
अनुच्छेद 2 का प्रयोग करें, यानी कि किसी विदेशी राज्य को मिलाएं, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करें, किसी भारतीय राज्य के नाम, सीमा व क्षेत्र व नए राज्यों के निर्माण करें, तब संसद राष्ट्रपति की किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है और इसे अनुच्छेद 368 में नहीं रखा जाता। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अनुच्छेद 2 व 3 में विशेष बहुमत की आवश्यकता भी नहीं होती, यह साधारण बहुमत से ही पास करा दिया जाता है। इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। आज हमने पूरा भाग नंबर 1 यानी भाग पहला कंप्लीट कर लिया। इस तरह के टोटल कितने भाग है भैया हमारे संविधान में? तो भैया भाग है टोटल 22, जिसमें से हमने क्या भाग कंप्लीट कर ले? 1। अब कितने भाग बचे हैं? 21। ऐसे ही हम धीरे धीरे सभी भागों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे और जब भाग कंप्लीट कर लेंगे तो संशोधन तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो ही जाएंगे। बाकी अगर आपको क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला है तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और एक लाइक जरूर कर दिया करिए, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशनल मिल जाए कि आपको हमारी क्लास के माध्यम से सफलता की नई उम्मीदें मिल रही हैं। मैं तो कहता हूं आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए लगन के साथ, फालतू चीजों से दूर रहिए। जितना आप उन चीजों से दूर रहते हैं उतना ही आप पढ़ाई में ज्यादा मन लगा पाते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।